अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापा कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर राना सनाउल्लाह साहब ये बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बतौर आर्मी चीफ पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम देंगे 2027 तक। और ये खिदमत सिर्फ 2027 तक नहीं रहेंगी, बल्कि उसके बाद वो एक्सटेंशन भी ले सकते हैं अगर वो लेना चाहें, या वो लेंगे जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है। उसके बाद ये 2033 तक रहेंगे, यानी कि 2033 तक पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब अपने ओहदे के ऊपर कायम रहेंगे। अब एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह साहब की मैं आपके सामने रख देता हूं, और ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि किस टाइम पर आकर राना सनाउल्लाह साहब ये बार बार टेलीविजन के ऊपर बैठकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे, और उन्होंने फील्ड मार्शल का टाइटल अर्न किया है, हमने उन्हें दिया है, और ये उन्होंने अर्न किया है। और उन्होंने खुद से नहीं लिया, बल्कि हुकूमत ने, यानी हमने खुद उन्हें दिया है। सैयद आसिम मुनीर से ज्यादा 2027 में एक्सटेंशन का कौन हकदार होगा? उन्होंने कहा कि इससे पहले भी चार आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले चुके हैं, लिहाजा 2027 में कोई मसला नहीं है जनाब। उनसे ज्यादा एक्सटेंशन का हकदार कौन होगा? आर्मी चीफ के लिए उम्र की हद भी खत्म कर दी गई है, तो यह बाकायदा से ऐलान कर लिया गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब 2027 तक कंटिन्यू करेंगे, और फिर एक्सटेंशन के बाद 2033 तक नाज़रीन कंटिन्यू रहेगा। ज़ाहिर सारा जो सिस्टम है, निज़ाम चल रहा है, उसको एक हाइब्रिड निज़ाम, इवन हुकूमत खुद ये कह रही है कि हाइब्रिड निज़ाम है, और इसके अंदर ये बड़े कंफर्टेबल हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन एक चीज नाज़रीन जो नजर आ रही है कि ये जो फैसले हो रहे हैं और 2033 तक के जो फैसले हो रहे हैं, उसके अंदर अपोजिशन मौजूद नहीं है। उसके अंदर इमरान खान की जो राय है वो भी आपके सामने मौजूद है, और पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन पार्टी का पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर है। तो इसके बारे में तहरीक इंसाफ क्या सोचती है, वो कैसे जवाब देगी, या वो क्या समझती है इस सारी सूरत हाल के ऊपर। लेकिन हुकूमत इस बात को कंफर्म कर रही है टेलीविजन पर आकर। अच्छा, ये गुफ्तगू भी एक ऐसे टाइम पर की जा रही है जब पाकिस्तान का पूरा सुबह नाज़रीन उजड़ चुका है, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन हो रहे हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पीआर हो रही है, वहां पर सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट्स किए जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ एक पीआर कैंपेन्स हैं जो कि रन की जा रही हैं। यानी एक तरफ लोग उजड़ गए हैं, जिंदगी बर्बाद हो गई है। मरीम साहब आज वो बच्चों के बीच में टाफियां लेकर गई है, और वहां पर बैठकर कह रही है मुझे घर में लोग गुड़िया कहते, मुझे गुड़िया कहते। चले, उनकी नेक नीयती होगी, या बच्चों से उनसे उन्हें मोहब्बत होगी, या खलूस होगा, उन्होंने कहा होगा। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त गुड़िया, इस वक्त बच्चों को मिठाइयां देना, टाफियां देना, ये कोई एक गाँव नहीं मुतासिर हुआ, या ये कोई 10 बच्चे नहीं है जो कि मुतासिर हुए हैं। और आप ये सब कुछ, ये आप जाकर इधर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के सेंटर में, बलोचिस्तान के बच्चे, बिल्कुल मासूम बच्ची है एक नाज़रीन, छोटी सी इनकी, उसने प्लास्टिक की अपने साथ रखी हुई है। आप उसके साथ जाकर करें तो चले, अच्छा भी लगता है कि वो भी गुड़िया है, आप भी गुड़िया हैं, आपको भी घर में गुड़िया कहते हैं, वो बच्ची भी कहती है मैं गुड़िया फातिमा हूं, तो ठीक लगता है। लेकिन पूरा सुबह नाज़रीन मुतासिर हुआ है। वहां पर यकीन माने कि लोगों के जो बच्चे हैं वो जमीनों के ऊपर पड़े हुए हैं, और उनके मुंह के अंदर मक्खियां जा रही हैं, उनके मुंह में कीड़े जा रहे हैं। वो बच्चे नंगे हैं, उनके पांव पानी में जा जाकर उन नीचे जख्म पड़ गए, छाले पड़ गए, बीमारियां उन्हें लग रही हैं, जानवरों का चारा बिल्कुल खत्म हो गया है, उनकी पसलियां जानवरों की बाकायदा से बाहर नजर आ रही हैं, और पूरा गोश्त उनका खत्म हो गया है। बिल्कुल एक तबाही है जो कि नजर आ रही है। दरियाओं के अंदर जो सैलाब है वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है। मोदी अंकल का नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर कोई नाम नहीं ले रहा। जो रेस्क्यू के बाद नाज़रीन एक रिलीफ का ऑपरेशन है वो कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा। इमरान अहमद खान ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जनाब इस वक्त सब चीजों को छोड़ें, और मैं आवाम से अपील करता हूं कि जनाब जो कुछ पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर हुआ है, जो सैलाब में तबाही मचाई है, उसके अंदर अपना हिस्सा डालें, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें। अलीमा खान साहब अभी ये बैठकर बाहर कह रही हैं कि ये सिर्फ हुकूमत की, मरीम साहबा की जिम्मेदारी नहीं है, दो की जिम्मेदारी उनकी ही है, वाकईतन हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत को ही सोचना चाहिए था। लेकिन नाज़रीन ये बात समझें, पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स और ये ऐसी सारी चीजें आती हैं, ये हर साल बाद या 2 सालों बाद क्यों आती है? ये एक इकोनॉमी है जो कि जनरेट की जाती है, ये पैसे जो कि बनाए जाते हैं। 2022 में जब आया था पाकिस्तान में 11-12 अरब डॉलर आए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद आती है, वो किधर जाते हैं? ये क्यों अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करते? ये क्यों इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते? जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका ये कहना है कि अगले साल ये तो कुछ भी नहीं है, 22% इससे भी ज्यादा डैमेज होगी। अभी फिर मजीद यानी यूरोप की जानिब से अनाउंसमेंट हो रही है, बिल गेट्स दे रहा है, तो पूरी दुनिया आपको देगी, दोबारा से खांचे भरे जाएंगे, दोबारा से माल पाकिस्तान के अंदर आएगा, वो जाएगा किधर? कौन खाता है? और ये क्यों ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, ये ऐसे बंद नहीं बांधते, ये दरियाओं की स्पेस खाली नहीं करते, ये दरियाओं के लिए एक स्मूथ रास्ता क्रिएट नहीं करते, या आबादियों को दूर नहीं करते, ये रिवर बेड से लोगों को नहीं निकालते? ये क्यों ऐसा करते हैं? उसकी वजह यह कि नाज़रीन पैसा आता है, और जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं वो फिर पता नहीं किधर किधर तकसीम होते हैं, और कौन कौन डकार जाता है, और फिर ऐसे डकारता है कि इन्हें डकार भी नहीं मारता, खा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। 2023 में 11-12 बिलियन डॉलर्स आए नाज़रीन, किधर गए? कोई पता नहीं है उनके बारे में, कोई हिसाब नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आजाद कश्मीर के अंदर जलजला आया था 2005 में गालिबन, अगर मैं सही कह रहा हूं तो उस दौरान नाज़रीन बेशुमार बैनुल अक़वामी इमदाद आई, और यकीन माने कि अभी तक लोगों को नहीं मिली। आज 2025 है, अभी तक लोगों को नहीं मिली।
اور اس وقت بھی بالکل بس ایک ٹھیک ہے سڑک کے کنارے کنارے جو چیزیں تھیں وہ مینج کی گئی ہیں، اور جو اندر ابھی پنجاب کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے، یعنی سڑک کنارے جو لوگ بیٹھے ہوئے انہیں کھانا تو مل رہا ہے، شاید ان کے جانوروں تک تھوڑا بہت چارہ بھی پہنچ رہا ہو مختلف جگہوں پر، یہ پورے پنجاب میں نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہو رہا ہے، لیکن جو اندر ناظرین گاؤں ہیں، اندر دیہات ہیں، اندر ابھی تک لوگ پھنسے ہوئے، ان کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں ہے، کوئی اطلاع نہیں ہے، ابھی مزید خبریں آ رہی ہیں، مزید پل ٹوٹ گئے ہیں، قصور ہو، ملتان ہو، تباہی وہاں پر مچی ہوئی ہے، یہ ڈیزاسٹر اور زیادہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، یہ مزید پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو کرائسس ہے وہ آلریڈی مارکیٹ کے اندر یعنی منڈی کے اندر پیدا ہو چکا ہے، آپ سبزی خریدنے جائیں، آپ مرغے خریدنے جائیں، آپ کھانے پینے کی اور چیزیں خریدنے جائیں، آپ آٹا خریدنے چاہیں تو وہاں پر آپ کو یہی صورتحال نظر آتی ہے، تو یقین مانیں اس وقت کسی کو بھی یہ دلچسپی نہیں ہے کہ کون گھر کے اندر گڑیا ہے اور کون گھر کے اندر گڑیا نہیں ہے، کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے، کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کو 1% بھی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کا دل، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہو گئی ہے، پنجاب ہمارا روٹ گیا ہے، تباہی وہاں پر نکل گیا، اور وہ چائنا کے اندر ناظرین کبھی ادھر تصویریں بنواتے ہیں، کبھی ادھر تصویریں بناتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہیں، فیلڈ مارشل صاحب بھی موجود ہیں، باقی اور پرسنالٹیز میں موجود ہیں، حالانکہ اس ٹائم ان سب کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا، ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ساری چیزیں جو کہ جاری ہیں۔ عمران خان نے ناظرین کہا ہے کہ فوری طور پر عوام ساری ریلیف کے انتظامات کرے، اور اینکر عمران ریاض خان صاحب پاکستان کے بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ، اچھا آپ پاکستان کے اندر نا باقی بے شمار صحافیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، بہت بڑے بڑے ترم خانوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، آئین قانون منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی اردو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک بھی بندہ ناظرین آپ نے 2022 میں دیکھا، ان میں سے ایک بھی بندہ آپ نے اب جو عمران ریاض خان کرنے جا رہا ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جو اپنے لوگوں کے لیے کم از کم یار اتنا تو کھڑا ہو رہا ہے کہ میں برطانیہ کے مختلف شہروں کے اندر جاؤں گا اور یہاں پر پیسے اکٹھے کر کے پاکستان بھیجوں گا، ادھر سینٹورس کے باہر وہ بندہ کھڑا رہا، دن رات کھڑا رہا کہ ادھر سے پیسے جمع کروں، پھر لاہور کے اندر وہ بندہ کھڑا رہا، پھر مختلف شہروں میں کھڑا رہا، ہر گھنٹے ہر 20 منٹ کے بعد وہ گاڑیاں بھر بھر کر بھیج رہا تھا، تو یہ لوگ ہیں جو کہ سب چیزوں سے ہٹ کر اپنے سکون جو اپنا کمفرٹ ہے اس سے نکل کر ملک کے لیے سوچتے ہیں، ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو وہ نوسر بعد ناظرین آپ کو نظر آئے گا جو کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن وہ لاڈلا ہے۔ تو عمران ریاض خان صاحب نے کہا ہے کہ پہلے مانچسٹر اور اس کے بعد بریڈ فورڈ میں ہم باقاعدہ سے وہاں پر میسو اجتماع کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں سے ہم ریونیو جنریٹ کریں گے یا جو بہرحال وہ بنائیں گے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ہم لوگوں تک خوراک پہنچائیں گے، کیمپس پہنچائیں گے، کھانے پہنچائیں گے، اور جو ریلیف ہے ناظرین یہ حکومت نہیں کر سکتی، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی پسلی نہیں ہے، ان کے پاس آرگنائز سسٹم نہیں ہے۔ میں ایک خبر آپ کے سامنے رکھوں، آپ حیران رہ جائیں گے، اور یہ واقعتاً ہوا ہے، پاکستان میں ہوا ہے، اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ خبر یہ ہے ناظرین کہ جناب یہ خبر ہے، جیو نیوز کی خبر ہے، ملتان ہیڈ محمد والا اور شیرشاہ پل پر کیوسک جانچنے کا گیج ہی نہیں ہے، یعنی کہ پانی کتنے کیوسز بہ رہا ہے اس کا گیج ہی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملتان کے مقام پر دریاؤں میں پانی کا کیوسک جانچنے کا گیج نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور سپرنٹینڈنٹ انجینئر محکمہ نے انکشاف کیا ہے کہ جناب ہم تو اندازے لگاتے رہتے ہیں کہ کتنے کیوسز پانی یہاں سے گزر رہا ہے، یہ صرف ہم اندازے لگاتے ہیں، اندازے کی بنیاد پر بتا دیں، تو یہ چل رہی اندازے کی بنیاد پر رہا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ جس ملک کے اندر سیلاب آیا، $11 بلین کی امداد آئی 2022 میں، اس کے بعد اس کا حال یہ ہے کہ اس کے دریاؤں اور مختلف جگہوں کے اوپر ناظرین پانی کو جانچنے کا پیمانہ ہی نہیں ہے، وہ انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں، بنیادی چیزیں وہاں پر موجود نہیں۔ پی آر جاری ہے، کھل کر پی آر جاری ہے۔ اچھا جو ناظرین ریلیف کا آپریشن ہے، یہ جو پروسیس ہے، یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، پسلی نہیں ہے، انتظامی ڈھانچہ موجود نہیں ہے، کوشش کریں گے لیکن نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہر پاکستانی کو، ہر شہری کو اپنا رول، ہر این جی او کو، ہر سکول کو، ہر یونیورسٹی کو، ہر ادارے کو، ہر بازار، مارکیٹ، ہر جگہ سے آپ کو پیسے اکٹھے کرنے پڑیں گے، ہم سب اپنی جیبوں میں سے جب نکالیں گے تب جا کر دوبارہ سے کسان بحال ہوگا۔ آج عمران ریاض نے ٹھیک کہا آپ نے اس ویلاگ میں کہ بھائی یہ کسان مانگنے والا نہیں ہے، یہ آپ کو کھلانے والا ہے، یہ کئی دہائیوں سے آپ کو کھلا رہا ہے، اور یہ پاکستان کا یہ بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہیں جن کے پاس آج روٹی کھانے کی نہیں ہے، جن کے ساتھ ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں اور فلمیں بنا رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے افغانستان کے اندر امداد بھیجی، آگے ٹرک کے سامنے لگا ہوا گنڈا پور کی تصویر، گنڈا پور صاحب کی تصویر لگی ہوئی، تب تصویریں دھڑا دھڑ ناظرین ہر طرف بھیجی جا رہی ہیں، اور وہ ساری چیزیں جاری ہیں۔ ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بڑی الارمنگ ہے، اور آپ جا کر ویلوگ لازمی دیکھیں، ثاقب بشیر صاحب کا دیکھیں، مطیع اللہ جان صاحب کا دیکھیں، وہ صورتحال آپ کو بڑی کلیئر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ناظرین فل کورٹ میٹنگ تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کیسے چلنی ہے، اس کے تمام تر انتظامات یا تمام تر معاملات کو تمام تر فل کورٹ یعنی سارے ججز نے بیٹھ کر دیکھنا تھا۔ بنیادی مدعا یہ تھا، نئے جو چیف جسٹس لائے گئے ہیں جناب ڈوگر صاحب، ان کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہونا تھا، لیکن وہاں پر ہوا یہ ہے، مطیع اللہ جان صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں
کہ कम से कम जजों के वोट को इज्जत मिल गई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में जजेस ने नए हाई कोर्ट रूल्स बगैर पढ़े और बगैर बहस के 6-5 की अक्सरियत से मंजूर कर लिए हैं। कुवैत के हक में वोट देने वाले जजेस से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 600 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल मुजव्वजा कुवैत पढ़े हैं, तो उन्होंने नफी में जवाब, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 3-4 बुनियादी तौर पर नुकते थे जिनको देखना था और जजेस ने उनके ऊपर को राय देनी थी, तजवीज देनी थी, फिर उन कवायद को मंजूर करना था और उसके ऊपर वोटिंग हुई है। लेकिन एक जो जिसके बारे में साकिब बशीर साहब मुख्तलिफ जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से था और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट सर्विस के हवाले से था, खासतौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बारे में वो बता रहे 600 सफात थे। अच्छा, जिन जजेस ने हाँ में कहा है कि ये मंजूर होने चाहिए, उनके बारे में मतीउल्लाह जान साहब एक रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने वो पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने 600 सफात ही नहीं पढ़े थे। साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि फुल कोर्ट में दिलचस्प ये था कि एक जज साहब ने दूसरे जज साहब से पूछा कि आपने ये रूल्स पढ़े हुए हैं जिनकी मंजूरी हो रही है, तो कोई कम से कम 3 रूल्स ही मुझे बता दें। तो उन जज साहब ने यह कहा कि भाई मैं कैसे बताऊं, मैंने एक भी रूल नहीं पढ़ा हुआ। ये हमारी अदालतों को कर छोड़ा है ना। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पोजीशन है कि जजेस ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि बाकायदा अदालत टूट गई है। एक तरफ 6 जजेस हैं और दूसरी तरफ 5 जजेस ने अलग इजलास किया है, और ये फुल कोर्ट मीटिंग तमाम तर लीगल जो घाक किस्म के जजेस हैं वो बैठ रहे हैं और वो 20-25 मिनट की चाय भी नहीं पीते, उठकर चले जाते हैं। ये फंक्शनल जुडिशरी आपकी, उसकी जो पोजीशन है। अब नाज़रीन, एक और मामला है मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये एक मशहूर टिकटॉकर हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हैं, ये सामिया हिजाब हैं, और इनका एक रोला पड़ा हुआ है, और बड़ा सीरियस किस्म का रोला पड़ा हुआ है, जहां पर इन्हें एक शख्स आता है और वो अगवा करता है और उसके बाद वो इनकी चैट्स और मुख्तलिफ चीजें जारी कर देता है, और वो कहता है कि हम रिलेशनशिप में थे या फिर मेरी और इनकी मंगनी थी और शादी के हवाले से बातचीत चल रही थी, इसने मना किया, लिहाजा मैं उसे किडनैप कर रहा था। इसमें बहुत सारे लोग नाज़रीन उस खातून टिकटॉकर के ऊपर, मैं खुद टिकटॉक नहीं देखता, मेरा अपना अकाउंट नहीं है, लेकिन उस सामिया हिजाब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और तनकीद ये कर रहे हैं कि ये लड़की उससे पैसे खाती रही है, ये उसके साथ रिलेशनशिप में थी, घूमती रही है, उसके घर में रहती रही है, फलाना ढिमकान। ये इस तरह की गुफ्तगू करके नाज़रीन ये विक्टिम ब्लेमिंग है जो कि आप कर रहे हैं। और वो जो दरिंदा है, वो जो हैवान है, जो एक बच्ची को उठा रहा था, जो एक बच्ची को अगवा कर रहा था, आप उसका साथ दे रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। और ये एक नई रीत आप शुरू करने जा रहे हैं कि लोग आपके घरों में घुसेंगे और आपकी बच्चियों को मारकर चले जाएंगे या उन्हें घसीट कर लेकर जाएंगे अगर उन्होंने अपने वो जो सामने खड़ा है, वो जो हैवान है, अगर उसके साथ शादी नहीं की। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है जो कि बनी हुई है। अब उसका मैंने इंटरव्यू देखा, वो जियो न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जियो डिजिटल को। वो ये बता रही हैं कि भाई ये मुझे थप्पड़ मारता था मुंह पर, और थप्पड़ मार मार कर कहता था कि तुम शादी से इनकार नहीं कर सकती। मेरी वालदा से मिलने आया, मेरी मां को मेरे सामने बैठकर ये कहता कि मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा अगर इसने मेरे साथ शादी से इनकार किया। और वो कहती है कि मुझे इतने थप्पड़ मारे इसने कि मेरा मुंह सूजना शुरू हो गया था। फिर वो ये भी कहती हैं कि भाई रिलेशनशिप था, हमारी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, दोनों अडल्ट्स हैं, कोई आपस में बातचीत कर रहे थे, चले अब एक इसके ऊपर हो सकता है डिबेट डिस्कशन हो सकती है, ठीक है या गलत है, लेकिन जब मैंने इसे इनकार किया तो ये गन लेकर, बकायदा से डाला लेकर मेरे घर आता है और मुझे अगवा करने की कोशिश करता है, मुझे मारता है, फिजिकली प्रैक्टिकली मुझे थप्पड़ मार रहा है। तो ये एक बड़ा खौफनाक किस्म का रवैया है जिसे बदकिस्मती से आवाम सपोर्ट कर रही है, या आवाम समझ रही है कि उसने गलत किया, उससे पैसे लिए। देखिए, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। अगर आपने फाइनेंसिस के लिए उस लड़के को मनोवर किया तो आपने गलत किया, आपने क्राइम किया, लेकिन ये इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है कोई आपके घर में आए और आपको घसीट कर गाड़ी के अंदर डालकर लेकर जाए, कोई आपके घर में आए और आपको मजबूर करे कि आपने मेरे साथ शादी करनी है। जब आप इनकारी हो जाएं तो वो जबरदस्ती आपको मजबूर करे कि नहीं, आपने मेरे साथ शादी करनी है। ये बड़ा खौफनाक रवैया है, इसे कंडेम करें नाज़रीन। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।